औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सीरा सदफ अकबर है और मैं हाशमानीज़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में एज अ इन्फेक्शन कंट्रोल मैनेजर एंड एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट वर्किंग करती हूँ। सबसे पहले तो तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम, और ये कि आप सब लोग अपने घर वालों के साथ, अपने प्यार करने वालों के साथ खैर खैरियत से और महफूज होंगे। हाशमानीज़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की तरफ से हम लोग आजकल आप लोगों के लिए डिफरेंट मौज़ूआत पर वेबिनार्स का इनेकाद कर रहे हैं। स्पेशली कोविड-19 की सूरत हाल में हम लोग जो है डिफरेंट कोविड-19 की वैक्सीनेशन के हवाले से, और जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ है तो उसके तमाम सिम्टम्स के हवाले से जो जो उसमें जो है ट्रीटमेंट अभी पे जो बीच में नई रिसर्च हो रही है, तो उसके ऊपर हम लोगों ने अभी जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो है वेबिनार्स किए हैं। अब जैसे अभी हमारे पास कोविड-19 आए हुए तकरीबन 1 ईयर का अरसा हो चुका है। तो जब कोविड-19 हमारे पास आया था तो हम लोग उस टाइम उसके जो है अकरेंस पर, उसके साइन एंड सिम्टम्स के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे। फिर ये था कि अभी तक इसकी जो है कोई वैक्सीनेशन या ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन अब आजकल का हम लोग जो है कोविड-19 की वैक्सीनेशन के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 की वैक्सीनेशन अब हमारे पास अवेलेबल है, और डिफरेंट टाइप्स की जो है हमारे पास आजकल जो है वैक्सीन अवेलेबल है। कि इस पर भी जो है लोगों के मुख्तलिफ जो है के ख्यालात हैं कि कौन सी वैक्सीनेशन हमारे लिए बेहतर है, कौन सी वैक्सीनेशन हमें अपने ऊपर अप्लाई करनी चाहिए। तो आज इसी सब जो है सवालात के जवाबात के लिए हमारे पास जो हमने ये जो आज के वेबिनार का इनकाद किया, जिसका हमारा टॉपिक है कोविड-19 वैक्सीन, व्हाट वी नीड टू नो, कि हमें इसमें कोविड-19 की वैक्सीनेशन के हवाले से किन चीजों को जानना चाहिए और इसमें किन चीजों को हमें जो है समझने की जरूरत है कि हमें कौन सी वैक्सीन हमारे लिए इफेक्टिव है, और इसमें ऐसी कौन कौन सी जो है बातें हैं जो हमें हमारी जो है फैमिली मेंबर्स के लिए और जो हमारे लिए जो है जानना जो है जरूरी है, कि फिर हम जो अब ये कोविड-19 की जो बीमारी है उससे हम खुद को भी महफूज रखें और फिर अपने घर वालों को भी उससे जो है महफूज रख सकें। हमारे पास जो आज है जो हमारे वेबिनार के स्पीकर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर रफीक खानानी साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। He is a professor of pathology, LMCD, molecular pathologist, and director Hashmani's Laboratory, Advanced and City Lab, director Safe COVAX, and he is also a president of Infection Control Society of Pakistan. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम। सर आज का आपको जो तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम सर। सर हमारा जो आज का टॉपिक है कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन के हवाले से, कि बहुत से लोगों के जहन में जो है मुख्तलिफ बातें हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं, तो आज हम यहाँ पर उसको जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो है जो आप कुछ चीजें, कुछ ऐसी बातें जो हमारे साथ शेयर करना चाहें, तो पहले आप वो हमारे साथ जो है हम उसको फर्स्ट स्टेप में उन तमाम चीजों को जो है डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम जो हमारे पास जो लोग हमें हाशमानीज़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के पेज से जिन्होंने हमें लाइव ज्वाइन किया है, और जो लोग हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग हमें वहां पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके जहन में भी अगर कोई सवालात हो वैक्सीनेशन के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से, तो वो लोग हमसे जो है शेयर कर सकते हैं। तो सर लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने ब्रीफ किया कि तकरीबन 1 साल और 3 महीने गुजर चुके हैं कि कोविड वायरस जो है वो नमूदार हुआ है, और जैसा कि अब सब लोग जानते हैं कि चाइना के हुबे प्रोविंस में ये वायरस ने अपनी रूनुमाई की थी, और अब पिछले 15 महीनों में ये अभी हमारा लर्निंग प्रोसेस चल रहा है कि इस वायरस और इससे पैदाशुदा मुश्किलात, बीमारियां, उसका फैलाव, उसको समझ रहे हैं हम, और अभी तक हम इसको पूरी तरह से समझ भी नहीं सके हैं और पूरी तरह से काबू भी नहीं कर सके हैं।
इसके मामले में तहकीक जो है वो रोज़ाना ही नई नई तहकीकात आ रही हैं, नई नई फाइंडिंग्स आ रही हैं, और इसलिए हर दूसरा दिन जो है ना कोई ऐसी चीज़ आ चुकी होती है जो आज हम बिलीव कर रहे हैं और कल तक शायद वो मुनासिब ना हो या गलत हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं तमाम नाजरीन से ये गुजारिश करूंगा कि आज की जो बातें हैं वो अप टू डेट हैं आज की तारीख तक, और कल हो सकता है कि इसमें तब्दीली आ जाए, तो इस लिहाज से उसकी जिम्मेदारी आप मुझ पर मत डालिएगा। अच्छा, अब जो है वो हम बात करते हैं इस वायरस की। ये जो वायरस है ये हमें जो है ना, हमारी लर्निंग जो है इस मामले में बहुत ही जो है ना, एक मिनट जरा सा मैं इसको स्क्रीन को फुल कर दूं ताकि जी, हमारी इस वायरस के मुतालिक लर्निंग जो है वो रोजाना की बुनियाद पर हो रही है। और ये एक तस्वीर जो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये एक बहुत बड़ा सा बॉल जो नजर आ रहा है और उसमें पिंक और ग्रीन और रेड और एरियाज नजर आ रहे हैं। ये सारी चीजें जो है ना ये वायरस का स्ट्रक्चर है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये वायरस कोई बहुत बड़ी चीज है जिसको कि हम देख सकते हैं। न सिर्फ इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते बल्कि हम आम माइक्रोस्कोप में भी इसको नहीं देख सकते, और ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है, और वो भी जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे जाकर देखा जा सकता है। लेकिन उसमें भी ये शक्ल नजर नहीं आती जो हम आप यहाँ पर देख रहे हैं। उस पर भी बहुत ही मामूली किस्म के ज़रात की शक्ल में वो नजर आ सकता है। तो ये जो पिक्चर जो आप देखते हैं ना ये एक्चुअली इमेजिनरी तस्वीर है उसकी, जो कि हम बायोकेमिकल मेथड्स और क्रिस्टलोग्राफी और बहुत सारी चीज़ों को मिला के इसका एक इमेज बनाते हैं। और ये इमेज बनाने का मकसद ये होता है कि उसको समझने में और समझाने में आसानी हो। तो इस स्ट्रक्चर में मैं चाहूंगा कि आप पहला जो राइट साइड पर है स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन एस जो लिखा हुआ आ रहा है, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इस वायरस का, जो कि इसको हेल्प करता है इंसानी जिस्म में दाखिल होने में। और इसको हम कहते हैं कि ये एक ऐसी जगह है कि अगर ये जो है ये इंसानी जिस्म में अगर ये कंपोनेंट ना हो, इसको हम चाबी कहते हैं, ये चाबी अगर नहीं होगी तो ये वायरस इंसानी जिस्म में दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चाबी इसके पास है, जो कि हमारे जिस्म में इसके दाखिले को रोकने का एक ताला लगा हुआ है, उस पर कारामद साबित हो जाती है, जिसको कि मैं बाद में बात करूंगा। उसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, जैसे इधर एम प्रोटीन आप देख रहे हैं, हीमोग्लोबिन रिलीज देख रहे हैं आप, एनवेलप देख रहे हैं, आरएनए देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना ये इस वायरस का स्ट्रक्चर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ तस्वीर बनाने की खातिर जो है ना इसको कंपाइल किया गया है। अगर आप कोई देखना चाहेंगे कि इस किस्म का कोई वायरस आपको नजर आ जाए तो वो आपको किसी भी इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी नजर नहीं आ सकता। इस वायरस को जो है वो हम SARS-CoV-2 कहते हैं, क्योंकि इसने सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की बीमारी की वजह बना है ये। और 2 इसलिए लगाते हैं कि इससे पहले भी एक वायरस इस किस्म का आया था जो SARS-CoV-1 कहला रहा है, वो भी तकरीबन इसी किस्म की बीमारी कर रहा था। लेकिन उस वायरस में इतनी शिद्दत थी कि जो लोग उसमें बीमार होते थे उससे 25-30% लोगों का इंतकाल हो जाता था। उसने दुनिया में जो है वो 2003 में तकरीबन जो है वो कोई 8-8.5 हजार केसेस हुए थे, जिसमें से 3-4 हजार लोग जो है ना उनकी मौत वाक़ हो गई। लेकिन वो वायरस जो है वो बाद में ख़त्म हो गया। अनफॉर्चुनेटली जो SARS-CoV-2 जिसको हम कोरोना वायरस के नाम से मशहूर किया हुआ है, वो वायरस जो है वो उतना शदीद नहीं था बल्कि बहुत ही माइल्ड था। और इसका माइल्ड होना जो है ना वो इसके फैलने की वजह बना है कि दुनिया भर में ये फैल गया, इसलिए कि बीमारी जो ये कर रहा था उसमें से सिर्फ 4-5% लोगों को जो है ना शदीद बीमारी होती थी जिनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। तो बाय द टाइम के दुनिया इस वायरस से अवेयर होती, ये
दुनिया के कई खित्तों में फैल चुका था। मैं जरा सा मैकेनिज्म बताना चाहूंगा कि ये वायरस जो है वो किस तरह से दाखिल होता है जिस्म में और किस तरह से मल्टीप्लाई करता है और फिर किस तरह से एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि अगर किसी इंसान के जिस्म में ये वायरस है या किसी जानदार के जिस्म में है तो उसको उस जानदार के जिस्म से निकलने के लिए कोई रास्ता चाहिए, जिसको कहते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट। अब इस वायरस के लिए पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या है? खांसते हैं तो हमारे मुंह से बारीक जरात निकल रहे होते हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स की तादाद में। छींक आती है तब भी निकलते हैं, और इवन नॉर्मल बातचीत हम कर रहे होते हैं, जैसा कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो भी मेरे मुंह से बारीक जरात निकल रहे हैं जो एक छोटा सा क्लाउड बनाते हैं और जो इर्द गिर्द की चीज़ों पर थोड़े से वक्फे में सेटल हो जाता है। तो ये इस वायरस का, चूंकि ये सांस की नालियों के जरिए फैलता है, इसका पोर्टल ऑफ एग्जिट जो है वो मुंह और नाक है मेनली। अलबत्ता ये वायरस डेफिनेटली इंटेस्टाइन में भी पाया गया है और स्टूल में भी निकलता है, लेकिन उसके जरिए वो स्प्रेड नहीं हो सकता। इसके बाद उसको चाहिए होता है, एक जगह से जब निकल गया है तो दूसरी जगह में दाखिल होने के लिए रास्ता चाहिए होता है, जिसको कि हम कहते हैं कि पोर्टल ऑफ एंट्री चाहिए। अब इस वायरस के लिए जो पोर्टल ऑफ एंट्रीज हैं वो हमारे मुंह के अंदर जो झिल्लियां हैं वो हैं, नाक में झिल्लियां हैं, हलक में हैं और आंखों में हैं। तो ये म्यूकोजल सरफेसेस जो हैं उनके जरिए ये वायरस जिस्म में दाखिल हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था कि वायरस के ऊपर एक एस प्रोटीन है। ये एस प्रोटीन जो है वो इंसानी जिस्म में एक रिसेप्टर होता है, एक दरवाजा होता है जिसपे एक ताला लगा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं S2। ये वायरस जो है ये H2 का जो लॉक होता है जिस्म का, जिसमें जो म्यूकोजल सरफेसेस पे होता है, अगर ये वायरस उस जगह पर पहुंच जाता है तो अपनी वो चाबी, जिसको कि S1 हम कहते हैं, उसके जरिए वो जिस्म के सेल का ताला खोल लेता है और सेल के अंदर दाखिल हो जाता है। तो ये है तरीका कार इस वायरस का एक इंसान से या एक जानदार से दूसरे जानदार के जिस्म में दाखिल होने का। अब ये जो ज़रात हैं जो कि मेरे मुंह से या अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ तो निकल रहे होंगे, वो या तो डायरेक्टली किसी दूसरा शख्स जो मेरे करीब आ जाएगा उसके जिस्म में दाखिल हो जाएंगे, या बाज़ औक़ात जो है वो मेरे इर्द गिर्द जो टेबल है, कुर्सियाँ हैं, दरवाजे का नॉब है, जिनको मैं पकड़ता हूँ, तो उन चीज़ों के ज़रिए जो है वो दूसरे इंसान तक मुंतकिल हो सकते हैं। लेकिन मेजर रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो अभी हमें जानते हैं कि ये रेस्पिरेटरी रूट है, कि एक इंसान के दूसरे इंसान अगर करीब है और वायरस के ज़रात उस हवा में मुअल्लक हैं तो वो दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये जो पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें ख़ास चीज़ ये है कि जो इंसान के जिस्म में रिसेप्टर है, ये यहाँ पर हमने दिखाया है, जिसको हम कहते हैं कि ताला। तो ताला ये वाला है और ये वायरस है जो कि एस चाबी लेकर आया है, S1 S2 लिखा हुआ है और एक इधर RBD लिखा हुआ है। ये ऐसी एरिया है कि ये अगर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो ये वायरस जो है वो इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाएगा। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ये वायरस है, ये चाबी है और वो ताला है उसका। ये इस ताले को हम S2 कहते हैं, ये लिखा हुआ है S2। अब अगर ये दोनों मिल गए तो ये वायरस इसके अंदर दाखिल हो जाएगा। जब इसमें ये दाखिल हो जाएगा तो ये इतनी तेजी से इसमें मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा कि 1 से 2, 2 से 200, 2000, 2 लाख, 20 लाख इतने वायरस पार्टिकल्स जो है वो विद इन फ्यू आवर्स, विद इन फ्यू डेज, कपल ऑफ डेज ये बना देगा। और ये इस सेल को जो है ना इतना डैमेज कर देगा कि ये सेल जो है ना ये बर्स्ट हो जाएगा और वायरस जो है वो बाकी दूसरे सेल्स में, इर्द गिर्द के सेल्स में और खून में जो है ना वो गर्दिश करना शुरू कर देगा।
इस तस्वीर में सिर्फ दो चीजें आपको याद रखने वाली हैं कि वायरस का जो चाबी है, इसका एक हिस्सा है जो कि ताले के अंदर दाखिल होता है, इसको हम कहते हैं आरबीडी, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। जो अगर ये ताला, चाबी जो है ना, वो अगर खत्म कर दी जाए तो ये जिस्म में दाखिल नहीं हो सकता। ये एक फेमस तरीकाकार है कि जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं वो किस तरह से जो है ना वो एक अपनी लाइफ साइकिल बनाते हैं और वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं, और बीमारी जो है वो इंसान में पैदा भी कर रहे होते हैं और बीमारियां इंसानों में फैला भी रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो जो है वो कोई भी ऐसे जरासीम का मौजूद होना, जिसको कि हम यहाँ पर हम वायरस कह रहे हैं, वो वायरस जो है वो किसी भी जगह जहाँ पर ये अपना स्टोर कर सकता है, रह सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, सरवाइव कर सकता है, उसको हम रिजर्वायर कहते हैं। उसके बाद उस रिजर्वायर से निकलकर पोर्टल ऑफ एग्जिट के जरिए ये बाहर निकलता है, एक इंसान के जिस्म में दाखिल हुआ, एक इंसान के जिस्म से फिर ये दूसरे इंसान के जिस्म में दाखिल हुआ, और इस तरह से ये साइकिल जो है वो मुस्तकिल चलता रहता है। और एक वायरस या एक इंसान के जरिए जितने इंसानों के वो ताल्लुकात में आता है, राब्ते में आता है, कुर्बत में आता है, उसके जरिए ये फैलना शुरू होता है। तो इसको हम कहते हैं स्प्रेडर। जो लोग एक दूसरे इंसान को फैला रहा है तो स्प्रेडर लोग होते हैं। इसमें आम तौर पर जो है वो एक इंसान जो है वो सार्स कोवी में एक आदमी जो है वो 3 से 4 आदमियों को ऑन एन एवरेज इन्फेक्ट करता है, और वो 3 और 4 आदमी जो है वो फिर और मजीद 3 और 4 आदमियों को इन्फेक्ट करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये इस वायरस का ट्रांसमिशन का पोटेंशियल है। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने, एक इंसान ने जो है वो 600-700 लोगों को भी इन्फेक्ट किया हुआ है, उनको हम फिर सुपर स्प्रेडर्स कहते हैं। और वो बहुत बड़े फंक्शंस में, बहुत बड़े जलसों में, बहुत बड़े जुलूसों में जो है वो अगर शामिल हो जाते हैं, जहाँ उनके करीब करीब बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, उन्होंने कोई एहतियाती तदाबीर नहीं ली हुई होती, तो वो इतने सारे लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं और सैकड़ों लोग जो है ना वो एक आदमी से इन्फेक्ट हो सकते हैं। थोड़ा बहुत इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट दूसरे तरीके से भी होता है, कि जैसे कि वायरस जो है वो मैंने बताया कि टेबल के ऊपर लग गया, मैं जिस कंप्यूटर पे हूँ या मेरे हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, वो मैंने मोबाइल फ़ोन किसी और को दे दिया तो मेरे हाथ के वायरसेस जो दूसरे इंसान तक पहुँच जाते हैं। फोमाइट्स हम इनको कहते हैं, सरफेसेस कहते हैं, जिनके के जरिए, लेकिन ये इस तरीक़ेकार से इसका फैलाव बहुत कम है। जैसा कि मैंने बताया कि मेजर फैलाव जो है वो उसका या तो नाक के जरिए है, या मुंह के जरिए है, या थोड़ा बहुत आंखों के जरिए है, आंखों की झिल्लियों के जरिए से है। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि कम्युनिटी में एक इंसान जो है जो अगर इन्फेक्टेड है तो वो हो सकता है किसी और को स्प्रेड ना करे अगर पूरी एहतियाती तदाबीर ले ली जाए, और ये भी हो सकता है कि वो सैकड़ों और हजारों लोगों को इन्फेक्ट कर दे। और हम जो तरीक़ाकार कहते हैं कि आप मास्क इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और हैंड हाइजीन करें, उसका मकसद ये है कि हम इस जरिए ट्रांसफ़र को रोकना चाह रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन को हम ब्लॉक करना चाह रहे हैं। ये जो एरोज है ना, इनको हमें हर जगह पर तोड़ने की कोशिश कर देनी चाहिए। जब हम इन एरोज को तोड़ देंगे तो ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, और एक ऐसा वक्त आ जाएगा जब ये वायरस जो है वो दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, हमारे माशरे से ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि ये जो साइकिल है जिसको हम कहाँ से तोड़ सकते हैं। एक तो ये है कि जिस्म में जहाँ ये वायरस दाखिल हो रहा है, दो लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, तो एक इंसान के जिस्म से पहले तो वायरस निकलेगा नहीं, और अगर निकल भी गया तो वो उसी के इर्द गिर्द रहेगा, दूसरे इंसान के करीब नहीं पहुंचेगा। अगर सोशल डिस्टेंसिंग हमने मेंटेन की हुई है, मास्क दोनों लोगों ने लगाए हुए हैं, और हैंड हाइजीन जो है वो दोनों लोग कर रहे हैं, तो ये एक तरीकाकार है कि इस साइकिल को यहाँ से ब्रेक कर दिया जाए। दूसरा तरीकाकार जिसका हमने पहले तस्करा किया था कि क्वारंटीन और आइसोलेशन में, कि ये शख्स जिसके जिस्म में वायरस है, इसको 15
दिन के लिए जो है वो दूसरे तमाम लोगों से अलग कर दिया जाए, क्वारंटीन कर दिया जाए, आइसोलेट कर दिया जाए, ताकि इसके जिस्म में जो भी वायरसेस हैं वो इसी के जिस्म में रहें। और अक्सर औकात 94, 95, 98% केसेस में ये वायरस इंसान अपनी कुव्वत मुदाफ़त से उसको खुद ही ख़त्म कर लेता है। सिर्फ 2 से 5% लोग ऐसे होते हैं जिसमें कि वायरस जो है वो इंसान के ऊपर काबू पा लेता है और वो इंसान को शदीद बीमारी भी कर सकता है और बाज़ दफ़ा इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करके रोकने की कोशिश करें ताकि एक इंसान से ये दूसरे इंसान में दाखिल ना हो सके। लेकिन इस रोकने के तरीके में सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारे इंसानों के एक तो बिहेवियर का है, दूसरा ये है कि इंसानी माशरे का है कि हम कम्युनिटी में रह रहे हैं। तो इंसान जो है वो आपको पता है कि सोशल एनिमल है, तो सोशल में लोगों से मिले बगैर रह नहीं सकता, कारोबार नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हो सकता अगर हम जो है वो एक दूसरे से मिल ना सकें, मिलना छोड़ दें। तो ये प्राइस पे करनी पड़ती है सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से और आइसोलेशन और क्वारंटीन के हवाले से, कि बहुत थोड़े पीरियड तक तो किया जा सकता है लेकिन बहुत ज्यादा अरसे तक हम ये चीज नहीं कर सकते। अब एक पोर्टल ऑफ एग्जिट से जब दूसरे इंसान में वायरस जाता है तो ये डिपेंड करता है कि दूसरा इंसान जो है वो उसको लेने की सलाहियत रखता है, और हर आम आदमी में कोरोना वायरस को लेने की सलाहियत मौजूद होती है। इसका मतलब ये है कि जो ताला जिसमें कि ये वायरस के पास चाबी मौजूद है, वैसे ताले मौजूद हैं हर इंसान में, और इसलिए ये वायरस जो है उस ताले को खोल के उसके जिस्म में दाखिल हो सकता है। सिर्फ 2 किस्म के लोग ऐसे हैं जिसके के जिस्म में ये वायरस दाखिल नहीं हो सकेगा। एक वो लोग हैं जिनको के जिस्म में वायरस एक दफ़ा दाखिल हुआ और उनकी बॉडी ने कुव्वत मुदाफ़त बना दी, और अब जो है वो वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज ऐसी बन गई हैं कि इस चाबी को नाकारा कर देंगी जिसके के जरिए ये वायरस दाखिल हो सकता है। तो ये अगर इंसान को कुदरती तौर पर बीमारी हुई है या बीमारी नहीं हुई, सिर्फ इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके जिस्म में 90% लोगों में तकरीबन जो है वो ऐसी एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो कि इस चाबी को, इस ताले को खोलने नहीं देती। ये इसके ताले को जो है ना ब्लॉक कर देती हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये इम्यूनाइज्ड हो गया इंसान। ये तो होता है कुदरती तरीका के इंसान के जिसको बीमारी हुई या इन्फेक्शन हुआ और उसकी जिस्म ने एंटीबॉडीज बना दी और अब वो इम्यून हो गया है, प्रोटेक्टेड हो गया है। एक दूसरा तरीका है जिसको कि हम वैक्सीनेशन कहते हैं, जिसमें हम वायरस के ही जो प्रोटीन्स हैं, जो चाबी है जिस ताले के ऊपर काम कर रही है, उस चाबी को ब्लॉक करने की हम कोशिश करते हैं कि चाबी को हम खराब कर दें। इस चाबी के ऊपर हम कोई कपड़ा चढ़ा दें, कोई और चीज चढ़ा दें, ताकि ये चाबी जो ताले में दाखिल ही नहीं हो सके। तो इसका जो वैक्सीन है वो इसी काम के लिए बनाया गया है कि इस चाबी को नाकारा करना है। अगर किसी माशरे में 70-80% लोगों में ये इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तब ये वायरस जो है वो इसके जिस्म में दाखिल नहीं होगा और बीमारी नहीं कर सकेगा। तो जो कम्युनिटी हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना यही है कि अगर 70, 75, 80% लोगों को आप वैक्सीनेट कर दें कि वो वायरस इनके जिस्म में दाखिल ना हो सके, तो ये बीमारी जो है ये ख़त्म हो जाएगी और ये चेन जो है ना ये यहाँ से टूट जाएगी। तो वायरस जो है वो ग्रेजुअली जो है वो रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो जाएगा। ये एक पिक्चर है जिसमें ये दिखाने की मैंने कोशिश की है कि ये जो स्पाइक प्रोटीन है जिसको जी जाफरी साहब वेलकम। डॉक्टर जाफरी ने ज्वाइन कर लिया है हमें, तो अच्छा है कि मेरा काम जरा खत्म होने वाला है और मेरा काम ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये चाबी जो है ना ये स्पाइक प्रोटीन S1 S2 और इसमें भी एक खास जगह है जिसको हम RBD कहते हैं, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, उसको ये नाकारा कर देता है, उसके ऊपर ये काम करता है और उसको नाकारा कर देता है। तो तरीकाकार इसका यही होता है कि ये जो चाबी है इसको हम इस्तेमाल करते हैं
किसी भी लेबोरेटरी में इस चाबी के खिलाफ कार्रवाई करने वाली जो है ना प्रोटीन्स को, जिसको कि हम वैक्सीन कहते हैं, और ये वैक्सीन लगने के कुछ अरसे के बाद जो है वो इंसान के जिस्म में वो रतूबतें बननी शुरू हो जाती हैं, वो प्रोटीन्स बनने शुरू हो जाते हैं जो इस चाबी को नाकारा कर देंगे। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन के जरिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं इसी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने के लिए। ये हम आमतौर पर लेबोरेटरीज में बनाते हैं, दूसरे वायरस में इस पोर्शन को डाल देते हैं जो कि इनएक्टिव होता है, जो कि बीमारी नहीं कर सकता, और उसको हम नॉर्मल इंसान के जिस्म में डालते हैं ताकि इस चाबी के खिलाफ वो कार्रवाई शुरू कर दे। तो वैक्सीन लगने के बाद आमतौर पर जो है वो ज्यादातर वैक्सीन जो है वो 2 डोजेज में लग रही होती है, कुछ वैक्सीन जो है वो सिंगल डोज में लग रही होती हैं। तो जो 2 डोज वाली वैक्सीन है उसमें जो सेकंड डोज लगता है वो आमतौर पर फर्स्ट डोज के 3 हफ्ते के बाद लगता है। बाज़ औक़ात हम उसको ज्यादा वक्फे से भी लगा सकते हैं, और जो सेकंड डोज लग जाता है उसके तकरीबन 2 हफ्ते के बाद जो है ना वो उस इंसान के जिस्म में आमतौर पर इतनी एंटीबॉडीज बन जाती हैं कि अब वायरस जो है वो उसके जिस्म में दाखिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो ताला है जिसपे कि चाबी ये काम कर रही थी, ये चाबी अंदर दाखिल हो ही नहीं पाएगी, चाबी ही बेकार हो जाएगी। तो ये है इसकी फिलॉसफी वैक्सीनेशन की। अब दुनिया भर के लोगों का ये मानना है कि क्योंकि हमने सोशल डिस्टेंसिंग भी करने की कोशिश की, हमने जो है वो मास्क भी इस्तेमाल हम कर रहे हैं, हैंड हाइजीन भी कर रहे हैं, लेकिन वायरस के फैलने की रफ्तार जो है वो थोड़ी बहुत तो हम कम कर लेते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर पाए हैं। तो वैक्सीनेशन एक ऐसा जरिया है कि जिसके के जरिए इसके ऊपर पूरी तरह से काबू पाया जा सकता है। और आज से पहले साइंटिफिक कम्युनिटी ने बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जिनको कि काफ़ी हद तक कम कर दिया है, और कुछ बीमारियों को दुनिया में से ख़त्म कर दिया है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स है, और जैसा कि आजकल पोलियो तकरीबन दुनिया में से ख़त्म हो गया। पाकिस्तान और एक आध और मुल्क जो है वो दुनिया में बचे हुए हैं जहाँ पोलियो के बहुत थोड़े से केसेस हो रहे हैं, जहाँ सैकड़ों, हजारों और लाखों केसेस हो रहे थे। तो ये वैक्सीन की स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही सक्सेसफुल है। और ऐसी बीमारी जो बहुत तेजी से फैल रही हो, जैसा कि कोविड फैला है, उसके लिए जरूरी ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, आबादी का ज्यादातर तनासुब 70-80% लोग जो है उनको बहुत मुख्तसर वक्फे में, मुख्तसर अरसे में जो है ना हम वैक्सीनेट कर दें। तो मेरा ख्याल है कि मैंने वैक्सीन के मुताबिक काफ़ी चीज़ें बता दी। अब 3 या 4 जो वैक्सीन अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, उनके मुताबिक मुख्तसरन मैं बताना चाहूँगा कि एक वैक्सीन जो पाकिस्तान में इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए लग रही है, ये साइनोफार्म है, जो कि 2 डोजेस पर मुश्तमिल है। और ये वैक्सीन जो है वो चाइना की बनी हुई है, और चाइना में भी बड़ी सक्सेसफुली ये इस्तेमाल हो रही है, और दुनिया के कई ममालिक में ये कामयाबी से इस्तेमाल हो रही है। इसमें कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है, मामूली सी चीज़ें हैं। डॉक्टर सरफराज जाफरी साहब जो है वो मेरे बाद इन चीज़ों की वजाहत कर देंगे। दूसरा जो वैक्सीन है जो पाकिस्तान में अभी अवेलेबल होने वाला है वो है कैंसिनो बायो। ये वैक्सीन कैंसिनो बायो जो है वो भी चाइनीज ओरिजिन का है, लेकिन इसका क्लिनिकल ट्रायल पाकिस्तान में बहुत अच्छा हुआ है, और पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारे जो हैं, जिसमें कि आगा खान अस्पताल है, शौकत खानम है, और अल शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद में, उन सब जगहों पर इनका ट्रायल हुआ है, और इसके रिजल्ट्स सबसे बेहतर आए हैं। इस तरह से कि जिन लोगों को 18,000 लोगों को वायरस लगा था, वायरस और वैक्सीन लगाया गया था, उनमें से किसी की भी जो है वो कम्युनिटी में इस वजह से मौत नहीं हुई कि उनको उनके जिस्म में कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं थी। तो ये एक बहुत सक्सेसफुल स्टोरी है कैंसिनो बायो की। और दूसरी इसकी अच्छी बात यह है कि ये एक ही डोज जो है ना इसका काफ़ी है लगाने के लिए। तीसरा जो वैक्सीन है वो है एस्ट्राजेनेका, जो कि 2 डोजेस पर है, और वो जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुआ था क्रिएट, और वो भी 2 डोजेस पर मुश्तमिल है। चौथा वैक्सीन जो है वो रशियन है, स्पुतनिक के नाम से है, वो भी 2 डोजेस पर मुश्तमिल है। ये जो पहले 3 मैंने वैक्सीन बताए थे, इनको हम 2 to 8 डिग्रीज की कोल्ड चेन पे स्टोर कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं।
जो स्पुतनिक वैक्सीन है जो कि रशियन ओरिजिन का है, इसके 2 डोजेज जो हैं वो फर्स्ट और सेकंड डोज में अलग अलग किस्म की फॉर्मुलेशन है, और जो इस वक्त इसकी फॉर्मुलेशन अवेलेबल है और जो पाकिस्तान में आई है या आने वाली है, वो -18 डिग्रीज पे उसको मेंटेन करना जरूरी है कोल्ड चेन के लिए। तो बाकी ज्यादातर वैक्सीन ऐसे हैं जिनमें कोई मेजर साइड इफेक्ट है नहीं, मामूली से साइड इफेक्ट्स हैं, और कोई भी मेजर इश्यू अभी तक सामने नहीं आया। दुनिया भर में करोड़ों लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी हैं। तो इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि हमारे माशरे में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितनी जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन लगवा लें, इतनी ही जल्दी हम महफूज हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ओवर टू सदफ। Thank you so much, sir. It was a very well explained प्रेजेंटेशन कि जिसमें हमने कोविड-19 की वैक्सीनेशन के हवाले से और किस तरीके से, क्योंकि सर लोगों के जहन में काफी इस तरह की चीजें हैं कि ये वैक्सीन किस तरीके से वर्किंग करती है और किस तरीके से एंटीबॉडीज आफ्टर वैक्सीनेशन जो है डेवलप होते हैं, और अगर हम आईजीजी टेस्ट करवा रहे हैं उसके बाद जो है आपकी एंटीबॉडीज में और फिर आफ्टर वैक्सीनेशन एंटीबॉडीज में जो है क्या फर्क होता है। तो ये बहुत आज अच्छी अच्छी तरीके से जो है हम सब ने सुना कि किस तरीके से सर ने हमें एक्सप्लेन किया। अच्छा, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सरफराज जाफरी साहब ने। तो, सरफराज जाफरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? मेरे को एक मिनट अनम्यूट। सर डॉक्टर रफीक खनानी साहब, अब हमारे जो है सेशन के दौरान मेरे पास काफी ज्यादा जो है सवालात भी आए जिसमें लोगों ने हमसे जो है वैक्सीनेशन के हवाले से हमसे जो है ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, डॉक्टर सरफराज जाफरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर प्लीज अनम्यूट योर माइक सो वी कैन लिसन यू। सरफराज साहब, आपका माइक अनम्यूट करें। माइक जो है वो म्यूट जा रहा है। सरफराज साहब, आपके स्क्रीन पे एक जगह पर माइक नजर आ रहा होगा आपको, उसको क्लिक कर दें आप। हमें नजर आ रहा है आपका माइक बंद है। सर जब तक डॉक्टर सरफराज हमें जो है ज्वाइन करते हैं कि उनकी आवाज हम तक यानी ऑडिबल होते हैं, मतलब एक दो क्वेश्चन जो हमारे पास आए हैं, तो क्या मैं आपसे जो है वो क्वेश्चन जब तक हम लोग शेयर करते हैं कि सर जैसे लोगों के जहन में कुछ ये इस तरह के भी जो है सवालात हैं कि अगर जैसे हमारे पास कोविड-19 की फर्स्ट डोज हो गई है, उसकी लोगों ने जो है वैक्सीनेशन करवा ली है, तो अगर कोविड-19 की जब वो वैक्सीनेशन करवा लिए उसके बाद यानी फर्स्ट डोज के बाद अगर उनको कोविड-19 के किसी ऐसे पर्सन से अगर उनका एक्सपोजर हो जाता है कि उनको जो है वहां से कोविड-19 वो गेट उसके जो है वायरसेस को वो हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद उनमें जो है जो साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होंगे, तो उसके बाद फिर उनकी जो है क्या सिचुएशन होगी कि फिर वो फर्स्ट सेकंड डोज की तरफ जाएंगे या किस तरीके से वो जो है उस चीज को वो करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ये देखें, बड़ा मुश्किल सवाल है इसका जवाब देना, इसलिए कि जैसे कि हमारे वजीर आजम साहब को वैक्सीन लगने के 3 दिनों के बाद जो है वो कोविड जो है वो अपरेंट हुआ था। बिल्कुल। क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन जब लगता है तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2 दिन से लेके 5-6 दिन, 7 दिन और कभी कभार 10-12 दिन भी हो जाता है। तो उस दौरान अगर किसी शख्स में कोई सिम्टम्स नहीं आए हैं और उसने वैक्सीन लगा लिया, अगर सिम्टम्स आ जाएंगे तो वैक्सीन नहीं लगाया जाता, क्योंकि वो उनको इनिशियल स्क्रीनिंग में ही जो है वो बता दिया जाता है कि बुखार है, इसलिए हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। अब किसी शख्स को वैक्सीन लग गया और उसके बाद वो इंक्यूबेशन पीरियड में है और बीमारी या अलामात बाद में जाहिर हुई, तो उससे ना उसकी अलामात पे के ऊपर कोई फर्क पड़ना है,
ना उसकी बीमारी की शिद्दत बढ़ेगी। ये हो सकता है कि उसकी बीमारी की शिद्दत थोड़ी सी कम हो जाए उसकी वजह से, क्योंकि एंटीजन मौजूद है, उसने एंटीबॉडीज बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। ये प्रोसेस जो है वो आम तौर पर 7-8 दिन से लेके 3-4 हफ्ते का टाइम लेता है। और कुदरती तौर पर जिन लोगों को बीमारी हो, मतलब वायरस लगने के बाद खास बीमारी नहीं होती, मेजर अलामत नहीं आती, मामूली सी अलालत होती है, तो वो ठीक इसी वजह से हो जाते हैं कि कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी हुई है इंसानी जिस्म में कि वो कुव्वत मुदाफ़ियत बना लेता है, एंटीबॉडीज बनाता है, जो कि उस वायरस को नाकारा कर देती हैं, उस वायरस को किल कर देती है। तो इसलिए अगर कोई शख्स एक्सपोज होने के बाद वैक्सीन लगवाता है, वैक्सीन होने के बाद इसको बीमारी की अलामत जाहिर होती हैं, तो उसको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। उसको उसको वैक्सीन लगाने का कोई नुकसान नहीं होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर हो जाए। और इस तरह से जो है, अब उसको वैक्सीन जो है ना कब लगाना चाहिए, ये एक बड़ा अहम सवाल है। उसको वैक्सीन अब उस स्टेज पे लगना चाहिए, खास तौर पर कम से कम 30 दिन के बाद, और ज़्यादातर साइंटिस्ट का ख्याल ये है कि 90 डेज के बाद जो है ना उसको वैक्सीन लगना चाहिए। अब जो 2 डोज वाला वैक्सीन है, बहुत सारे साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि 2 डोज के बजाय उन शख्स को सिर्फ 1 डोज लगाना काफ़ी होगा। लेकिन इस पे अभी कोई इत्तेफाक राय नहीं है तमाम लोगों में। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो ये कह रही है कि दोनों ही डोजेज आप उसको लगवा लें, जिस तरह से कि एक आम इंसान को लगाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, हमारे पास अभी ये एक और क्वेश्चन आया है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, तो उनके लिए भी जो है ये वैक्सीन सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल्स भी, और जो डिफरेंट कोमॉर्बिड डिजीज के साथ जो हमारे पास लोग होते हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, हाइपरटेंशन के जो मरीज होते हैं, किसी भी किस्म को उनको अगर कोई किसी भी कोमॉर्बिड डिजीज हो, तो उनके लिए जो है ये वाली वैक्सीन सूटेबल है? लेकिन ये जो है, ये बड़ा मुश्किल सवाल इस लिहाज से है कि जो स्टडीज या जो रिसर्च है वो इस मामले में बड़ी महदूद है, खासतौर पर प्रेगनेंसी के हवाले से। कि हम आम तौर पर जो है बहुत सारी अद्वियात जो है ना वो मना करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान न ली जाएं, क्योंकि उससे हमल को जो है वो काफ़ी नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है। लेकिन कोविड के वैक्सीन के मामले में जो अभी तक की रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि कोविड वैक्सीन जो है वो प्रेगनेंसी में सेफ है। खास तौर पर अगर पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर गुजर चुका है तो उसके बाद उस वैक्सीन को लगाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अभी इस बात को कहने के लिए और इस बात को साबित करने में हमें काफ़ी वक्त लगेगा। और जिन कंट्रीज में, जिन इलाकों में, जिन शहरों में ये वायरस ज़्यादा फैल रहा है, ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, ज़्यादा लोगों को मुतासर कर रहा है, उन इलाकों में स्ट्रेटेजी ये होगी कि वो मदर्स जो हैं, एक्सपेक्टिंग मदर्स जो हैं, वो वैक्सीन लगा लें, क्योंकि बीमारी होने से ज़्यादा शदीद मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन जिन इलाकों में बीमारी का फैलाव इतना नहीं है और मदर अपने आप को प्रोटेक्ट करके हुजूम से दूर रह सकती है, सोशली डिस्टेंस मेंटेन कर सकती है, तो उन इलाकों में बेहतर यह है कि प्रेगनेंसी में वैक्सीन न लगाया जाए और वक्त का इंतजार किया जाए। जी, राइट। सर, एक और सवाल जो भी अभी हमें रिसीव हुआ है, इसमें ये है कि जो वैक्सीन होते हैं इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हमें नजर आते हैं, और अगर कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो स्ट्रॉन्गर साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं कि आफ्टर द वो हमें आफ्टर सेकेंड जो है डोज हमें नजर आते हैं, या फिर फर्स्ट डोज के बाद भी इसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट नजर आ सकते हैं? और फिर ये कुछ एक सवाल ये भी इसी में साइड इफेक्ट्स के बारे में, ये कि कितने अरसे तक, हाउ लॉन्ग द साइड इफेक्ट्स टेक टू अपेयर, कि कितना टाइम लगता है और वो कितने अरसे तक मेंटेन रह सकते हैं? देखें, ये इसमें जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो समझने की ये है कि साइड इफेक्ट्स जो है ना वो तो हर चीज़ के होते हैं, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। ये वैक्सीन इस वक्त तक करोड़ों लोगों को लग चुकी है, और अभी तक तमाम वैक्सीन जितनी भी अप्रूव हो चुकी हैं इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के तहत, वो तकरीबन 12 वैक्सीन हैं जो कि अभी तक अप्रूव हो चुकी हैं और दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही हैं।
उन तमाम की मॉनिटरिंग की जो रिपोर्ट्स अब तक की हैं वो ये कह रही हैं कि ये वैक्सीन जो है ना वो बहुत ही सेफ वैक्सीन है और बहुत ही माइल्ड साइड इफेक्ट्स करते हैं जितने भी वैक्सीन हैं, जिसमें आमतौर पर तबीयत में नासाजी का एहसास, जिस जगह पर इंजेक्शन लगाया है उस जगह पर पेन होना और 1-2 दिन का बुखार, मतली का आना, तबीयत की नासाजगी महसूस होना, किसी किसी शख्स को जो है वो उसमें थोड़े बहुत लूज मोशंस हो जाते हैं और हल्का सा बुखार 2-3 दिन रहता है, किसी को थोड़ा तेज बुखार भी हो जाता है, लेकिन ये तमाम चीजें जो हैं वो बहुत ही माइल्ड नेचर की होती हैं, जैसा कि आमतौर पर फ्लू की अलामत होती हैं। जो मेजर साइड इफेक्ट्स हैं वो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए हैं, सिवाय उन लोगों के या सिवाय उन केसेस में जिनमें कोई और कंडीशन थी और वो एग्जेजरेट हो गई, या किसी ऐसे शख्स को वैक्सीन लगा दी गई जो कि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा कमजोरी का शिकार था, उसकी कुव्वत मुदाफ़त बहुत ही कम थी या नहीं थी, और वो एज के उस हिस्से में था जिसमें कि आम तौर पर जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो है वो उस शख्स की किसी भी वक्त मौत वाक़ हो सकती है, और उस किस्म के केसेस में वैक्सीन लगा और इतफाकन वैक्सीन के 2-3-4 दिन के बाद जो है वो किसी का इंतकाल हो गया। कुछ केसेस बहुत ही रेयरली रिपोर्ट हुए हैं वैक्सीनेशन के जरिए मेजर कॉम्प्लिकेशंस के, लेकिन जब उनको इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता ये चला कि वो वैक्सीन बराह रास्त उन कॉम्प्लिकेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था जिसकी के वजह से वो कोई बीमारी एग्जेजरेट हुई। अलबत्ता ये बात ज़रूरी है कि जो कोमोर्बिड कंडीशंस वाले लोग हैं, जिसमें कि हार्ट के पेशेंट्स हैं, जिनको के स्टंट्स लगे हुए हैं, या जिनको के सीवियर लंग डिजीज है और ऑलरेडी जो है ना वो इस किस्म की किसी थेरेपी पे हैं कि जिसकी के वजह से उनकी तबीयत और उनकी कुव्वत मुदाफ़त बहुत कम है, तो उनको प्रॉपरली चेकअप करवाने के बाद उनके फिजिशियन, उनके कंसल्टेंट की रजामंदी से जो है उनको ये वैक्सीन लगना चाहिए। लेकिन 99% पॉपुलेशन, 98% पॉपुलेशन ऐसी है कि जिसके के लिए ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और बगैर किसी उसके जो है ना उसको लगाया जा सकता है। अगर इंसान की डायबिटीज कंट्रोल में है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है और कोई मेजर ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी की वजह से इसको कॉम्प्लिकेशन हो, तो डायबिटिक्स आपको पता है कि ओल्ड एज में तकरीबन 10-12% ऑफ पॉपुलेशन डायबिटिक है। अगर उनका शुगर कंट्रोल में है तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल में है तो कोई मसला नहीं है। यस सर। डॉक्टर सरफराज साहब जो है मेरा ख्याल है। जी, सरफराज साहब ने हमें डॉक्टर सरफराज जाफरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? सलाम। आवाज अब सही हुई? जी जी आवाज जी सर, नाउ यू आर ऑडिबल बिल्कुल। ओके। Let me थैंक यू। introduce Dr. Sarfaraz Jafri. He is GM Prevention Research Development, AJM Pharma, and now and he's also a former project director, the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria. Welcome to webinar, sir. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई थिंक डॉक्टर साहब ने जितनी अच्छी तरह से और डिटेल में तमाम चीज़ों को जो बयान किया है, मैं समझता हूँ बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। जो मोटी मोटी चीज़ें मैं जो थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा, जो हमने अभी तक ऑब्जर्व कर रहे हैं और कुछ अर्से चाइनीज़ के साथ में काम किया, हमने वैक्सीन जब ये बन रही थी और उनके साथ जो हमारा एक इंटरेक्शन रहा और कुछ चीज़ें हमने उनसे सीखी। मैं ये समझता हूँ कि तमाम वैक्सीन पे जो भी मार्केट में आई हुई हैं और सब जगह पे इस्तेमाल हो रही हैं और उसके काफ़ी रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो अनटिल अनलेस मैं समझता हूँ एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स के बाद जो है ना हमारे पास सही सिचुएशन सामने आएगी कि इस वक्त ये वैक्सीन जो है हर जगह से हम सुन तो रहे हैं एफिकेसी के बारे में, लेकिन अभी तक हमें इसकी जो एफिकेसी के बारे में और इसके बारे में ये 3 से 6 माह लगेंगे जब लोगों को मुख्तलिफ तरीके से, जो अभी तो इस पर रिसर्च ही चल रही है। देखिए जहाँ तक की बात है, डॉक्टर साहब ने बताया कैंसिनो वैक्सीन जिस पे हमने काम किया साथ में, तो ये वाइट वैक्सीन थी जिसको पाकिस्तान में
ट्रायल के लिए अप्रूव किया गया। और बाकी जितनी वैक्सीन अभी आ रही हैं वो सब इमरजेंसी परमिशन के ऊपर WHO की वो हैं, लगाई जा रही हैं। बहुत सी जगह से आप देख रहे होंगे कि हमें कंप्लेन आ रही है कि रिएक्शन हो गए, ये हो गया, लेकिन भारत देखिए हर दवा जो है वो दवा भी रिएक्शन करती है। तो वैक्सीन के बारे में अगर हम ये कहें कि जी इसको लगाने से हमें कुछ हो जाएगा, नहीं, आपको एस्पिरिन की गोली जो है वो भी रिएक्शन कर सकती है। तो कुछ साइड थोड़े से कुछ इसके हर वैक्सीन के इफेक्ट तो आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मेजॉरिटी में लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं और मुस्तफीद होंगे। हमें बेसिकली इतने बड़े पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए बाकी बहुत सा जरूरत है। और मैं समझता हूँ डॉक्टर रफीक खानानी जैसे लोग हमारे पास मौजूद हैं, जिनकी एक्सपर्टीज अगर हम सही इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूँ कि मजीद अच्छे रिजल्ट भी आ सकते हैं। यहाँ लोगों में बहुत ज़्यादा मिथ्स आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन हैं कि भाई वैक्सीन से हमें कुछ हो ना जाए, हमें ये ना हो जाए, हमें वो ना हो जाए, ये ना। तो ये तमाम क्लियर करने के लिए हमारे जो प्रोफेशनल है, जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल, सबसे पहले तो उनको हमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। अभी तक हमारे जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं वो भी थोड़े से कंफ्यूज हैं, और शायद उसकी वजह यह है कि सही वैक्सीन के बारे में अवेयरनेस और उससे खासतौर से वो अभी सही तक नहीं पहुंच पा रही है। तो हमें बहुत ही मेहनत करने की जरूरत है। और आपने जैसे ये प्रोग्राम किया है, मैं समझता हूँ इसके अंदर हमारे अगर हेल्थ प्रोफेशनल्स जो है हर चीज़ों को अच्छी तरह समझें, जो अभी डॉक्टर साहब ने बताई है, डिटेल बताई है, किस तरह वैक्सीन अफेक्ट करती है, कहाँ कहाँ से आती है, क्या करती है, ये तमाम चीज़ों को अगर हम समझ जाएं तो मैं नहीं समझता कि ये मिथ्स और मिसकंसेप्शन जो है कम्युनिटी में जो फैला हुआ है वो हम ना ख़त्म कर सकें। तो वैक्सीन बिल्कुल हमें आगे जाके लगवानी चाहिए, और यही वाइड तरीका है। आप देखिए हमने कितनी सारी डिजीजेस की वैक्सीन लगती हैं, और हर एक कुछ ना कुछ मिथ्स होती है कि भाई पोलियो की वैक्सीन के बारे में आपने देखा कितना बड़ा हंगामा हुआ, क्या ये ना हो जाए, वो ना ये हो जाए। तो लेकिन आज लोगों में जब हमने शऊर पैदा किया, अवेयरनेस आई है, उन्हें इम्पोर्टेंस पता चली है, तो अब मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद अपने बच्चों को तमाम पोलियो भी और भी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है वो दिन दूर नहीं है कि जब हम इस पे काबू पा लेंगे। इसी तरह से ये जो पेंडेमिक है ये तो पूरी दुनिया के लिए हमको एक ज्वाइंट एफर्ट उसमें रखनी चाहिए, और अपनी कम्युनिटीज को इस पे आमादा करना चाहिए कि आए वैक्सीन लगवाएं। तमाम वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, कुछ सिंगल डोज है, कुछ डबल डोज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी, ये तो उनकी एफिकेसी के ऊपर है, जो ट्रायल्स दी गई है उसके मुताबिक कि उनकी एफिकेसी क्या है। और मुख्तलिफ तरीके से ऑप्शन रहा है कि किस तरह की वैक्सीन होती है, कितनी होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये जो आपका प्रोग्राम है, जो भी हमारे डॉक्टर्स आते हैं, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, जो इसमें इस वक्त डॉक्टर साहब की इतनी अच्छी अच्छी बातें की, वो उनको समझें और ये कम्युनिकेट करें कम्युनिटी के अंदर जाके, और इसमें आपका बहुत बड़ा रोल होगा यकीनी तौर से इस किस्म के प्रोग्राम करके। थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना जो है इस तमाम चीज़ों को जो है ब्रीफली यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि लोगों के जहन में जो भी वैक्सीनेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों के जहन में कि ये वैक्सीनेशन किसके लिए सही है, किसके लिए सही नहीं है, किसको जो है वैक्सीनेशन अप्लाई करनी है, करनी भी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी लोगों के जहन में जैसे है। अच्छा सर, एक सवाल और मेरे पास आया कि अगर किसी फर्द ने वैक्सीनेशन करवाई है, अच्छा उसने फर्स्ट डोज अपनी किसी और कंपनी की करवाई है और फिर सेकंड डोज अगर वो चाहे कि वो किसी और कंपनी की वैक्सीनेशन को इस्तेमाल करते हुए करे, तो इससे कोई कॉम्प्लिकेशन या इससे कोई जो है कोई नुकसान या कोई ऐसी चीज हो सकती है, या उस दोनों डोजेस में आपको जो है सेम कंपनी उसको का जो है वो इस्तेमाल जरूरी है? देखिए मैं मुझसे ज्यादा बेहतर तो डॉक्टर साहब इसका जवाब दे सकेंगे, लेकिन जी मैं जी। अपनी तौर से आपको से भी कहना चाहूंगा कि बेहतर तो ये है कि वही वैक्सीन को किया जाए, क्योंकि वैक्सीन जो हमारी बन रही है मुख्तलिफ उससे बन रही है, ठीक है, और कोई RNA बेस्ड है, कोई जो है मुख्तलिफ एडिनो वायरस के ऊपर हो रही है, मुख्तलिफ से ऊपर है।
तो अब ये कि हम एक वैक्सीन अगर लगी तो दूसरी डोज किसी और की लगवा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बेहतर तौर से डॉक्टर रफीक खानानी साहब इसको जवाब दे सकेंगे। जी सर। प्लीज। डॉक्टर सरफराज जाफरी, आपने बहुत सही बात बताई कि जो है वो, क्योंकि हर वैक्सीन बनाने वाला मैन्युफैक्चरर जो है वो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर के जो है वो एक ही कंपनी की जो 2 डोजेज वाली वैक्सीन हैं वो लगाई जाए। और ख़ास तौर पर जैसे स्पुतनिक है, स्पुतनिक में जो डोज नंबर 1 है और जो डोज नंबर 2 है, इन दोनों में अलहदा अलहदा वेक्टर यूज किया गया है। तो इसलिए जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल यूएसए, ये दोनों इदारे ये रेकमेंड कर रहे हैं कि आप अगर 2 डोज वाली वैक्सीन लगवा रहे हैं तो डोज 1 और डोज 2 सेम कंपनी का लगवाएं। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी आ गई है, किसी वजह से जो है वो सेकंड डोज दूसरी उस कंपनी का अवेलेबल नहीं हो रहा मुनासिब वक्फा देने के बाद भी, तो उस सूरत में दूसरी कंपनी का डोज आप लगा सकते हैं। लेकिन वो निहायत ही मजबूरी की सूरत में जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, आम हालात में ये रिकमेंडेड नहीं है। नहीं, बेशक बिल्कुल सही है। बिल्कुल। तो अब तो सिंगल डोज में भी दूसरी वैक्सीन भी आई हैं कुछ सिंगल डोज के ऊपर, और ये कैंसिनो की भी सिंगल डोज है। और जो उनका कहना है कि ये कि जब हमने ट्रायल्स के अंदर ये तमाम चीज़ों को सामने रखा कि बेहतर क्या चीज़ है, जैसे हमें कैंसिनो की 5,000 जो चाइनीज फोर्सेस के लोग हैं उनको दी गई है, और उन पे अभी तक वो सारे आफ्टर सारे टेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, तो रिजल्ट अभी तक बहुत अच्छे आ रहे हैं इसके। तो बेहतर तो वैसे प्रायोरिटी पे यही कहना चाहिए कि अगर सिंगल डोज अगर आती है अच्छी तो आप बेहतर लगा लें। लेकिन अगर आप जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अलग अलग आपके कंपनी की लगाना, क्योंकि वो वैक्सीन लाजमी चीज़ है। जब तक कि अब ये ट्राइल्स पे हमें मालूम है कि क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं उसकी, तो इन चीज़ों का ख्याल रखा गया है इसके अंदर। तो ये बेहतर यही है कि अगर एक ही कंपनी की दोनों लगाई जाए, तो मैं तो ये समझता हूँ डॉक्टर साहब भी शायद पे इतफाक करेंगे। जी बिल्कुल। बिल्कुल। जी 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 सर, ठीक है सर। एक सवाल और भी अभी हमारे पास ये आया है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक है, ये है कि जो हम एडिनो वायरस बेस्ड वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारी जो जो पर्सन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, वैक्सीन लगवा रहा है, वो उसकी क्या डीएनए को जो है चेंज कर देंगे? ये भी सर ये एक मिथ में शुमार होता है। ये भी लोगों का आजकल एक ख्याल है ऐसा ना, कि ये शायद हमारे अंदर डीएनए की चेंजेस हो जाएंगी अगर हम वैक्सीनेशन करेंगे, या कोई ऐसी कुछ चेंजेस हो जाएंगे कि हम लोग ह्यूमन से कुछ और बन जाएंगे, या क्या इस तरह की कोई चेंजेस हो सकती हैं? तो सर वैसे प्लीज तो आप दोनों थोड़ा थोड़ा इसको जो है देखिए, एक्सप्लेन कर दें। बहुत से तो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो आरएनए को छेड़ के इसको जो है ना कॉलोनी कॉलोनी, तो सारे एक्शन हो रहे थे। ऐसी बात वैक्सीन में होता है, ऐसा किया जाते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसा इफेक्ट होता है। वो तो सिर्फ आप उनकी जो वायरस की जो है उसको थोड़ा सा उसको लैग करते हैं हम उसको, और तो कुछ भी नहीं है। जो जेनोसिटी जो है उसको थोड़ा लैकिंग हो जाती है, बाकी कोई अफेक्ट नहीं होता है इसके। डॉक्टर साहब भी बता सकें इसमें बेहतर। जी जी, इसमें जो है ना, जो वैक्सीन में हम जो चीज़ यूज करते हैं वो एक्चुअली वायरस ही है। जैसे कि कोविड वायरस जो है, अगर किसी शख्स को कोविड वायरस जो है वो लगा है और इन्फेक्टेड हुआ है, तो वो वायरस में जो जितनी भी ज़्यादा खसूसियात हैं, जितनी भी ज़्यादा जो भी अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हैं, वो तमाम प्रोटीन्स जो है वो इंसान के जिस्म में जा रहे हैं। अब वैक्सीन में हम क्या करते हैं कि वैक्सीन में हम उस प्रोटीन का एक ऐसा हिस्सा ले लेते हैं जो कि उस वायरस को मदद कर रहा होता है, जिस शख्स को वायरस लगा है उसमें दाखिल होने में और उसमें बीमारी प्रोड्यूस करने में। तो ये जो चीज़ हम कर रहे होते हैं वो उसी का छोटा सा पोर्शन हम देखकर किसी भी कैरियर के जरिए से, जैसे कि इसमें ज़्यादातर जगहों पर या तो एडिनो वायरस यूज हुए हैं, एडिनो वायरस 05, एडिनो वायरस 26,
ये दो बड़े मशहूर वेक्टर्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। और ये वेक्टर और ये वैक्सीन जो हैं, इस एडिनो वायरस पर वैक्सीन जो है वो हम पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से बनाते आ रहे हैं, और अभी तक किसी के भी डीएनए में कोई भी तब्दीली आई नहीं है। तो आइंदा भी उसके आने के कोई इम्कानात नहीं हैं। और ये बातें जो हैं, ये जो फैलाई जा रही हैं, उसके पीछे भी एक बहुत ही लोगों के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाने का मकसद ये है कि कौमें जो है वो इस तशब्बुस में शिकार रहें और वैक्सीनेशन न करवाएं, ताकि उन लोगों के कुछ अल्टीरियर मोटिव्स हैं वो पूरे होते रहें। लिहाजा सब लोगों को इस बात को हमें समझना चाहिए कि वैक्सीनेशन के अलावा कोई ऐसा जरिया नहीं है जिसके के जरिए हम इस बीमारी से निजात हासिल कर सकें और हमारी जो सोशल इकोनॉमिक लाइफ है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो सके। और मैंने जैसा कि पहले बताया था कि ये हमें कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगानी है, और बहुत ही अच्छे तरीके से लगानी है, ताकि लोग इससे प्रॉपरली प्रोटेक्ट हो जाएं, इम्यून हो जाएं, और हम अपनी जिंदगी के सारे कारोबार दोबारा शुरू कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। बिल्कुल सही आप सब कह रहे हैं। सर हमारे पास अभी एक है, हमारी उन्होंने हमें फेसबुक पेज पर, हमें वो सुन रही हैं हाशमानी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के फेसबुक पेज पे, फरियाल फहीम साहबा। उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर जैसे हम वैक्सीन में अगर हम एस्प्रिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो शी इज एलर्जिक फ्रॉम एस्प्रिन, तो वो अगर अगर हम इसमें वैक्सीन में एस्प्रिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो उनको तो एस्प्रिन से एलर्जी है। ये बड़ा अहम सवाल है। और जिस इंसान को भी किसी भी चीज़ से एलर्जी है, तो चूंकि ये वैक्सीन्स जो है ना, इसमें ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शन कर सकते हैं। तो उनको चाहिए कि वो जब वैक्सीन लगाएं, एक तो कोशिश ये करें कि वैक्सीन लगाने से पहले उनकी तबीयत जो है ना, वो अपने डॉक्टर को, फैमिली डॉक्टर को चेकअप करवा लें। सब कुछ चीज़ें नॉर्मल अगर है तो जहाँ वैक्सीन लगाने जा रही है वहां पर उनको ये बताना होगा कि इनको इन इन चीज़ों से एलर्जी है। और वहां पर जहाँ पर ये लगाने जाएंगे वहां पर उनकी जो, वैसे भी एक जनरल प्रोटोकॉल रखा हुआ है कि पाकिस्तान में जहाँ भी वैक्सीन लग रही है, कि जिस शख्स को वैक्सीन लगाई जाती है पहले उसकी प्री स्क्रीनिंग होती है, और प्री स्क्रीनिंग में अगर कोई भी ऐसी कंडीशन का पता चल जाता है तो एक्स्ट्रा केयरफुल होकर उनको वैक्सीन लगाया जाता है। तो उनको डॉक्टर की निगरानी में वैक्सीन लगना चाहिए। और सब लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद 30 मिनट्स का एसेंशियल वेटिंग पीरियड है। और अगर किसी को इम्यून रिएक्शन का थोड़ा बहुत खदशा हो तो वो वेटिंग पीरियड 30 मिनट्स के बजाय 3-4 घंटे जो है ना, वो उनको वहीं सेंटर पर वेट करना चाहिए, ताकि अगर कोई भी एलर्जी की मैनिफेस्टेशंस हो तो उसको डील किया जा सके। हर इदारे में जहाँ पर भी वैक्सीन लग रहे हैं ये चीज़ें मैंडेटरी अवेलेबल हैं कि अगर किसी को कोई एलर्जिक रिएक्शन हो तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। और आमतौर पर जिन लोगों को एलर्जी होती है उनको खुद भी पता होता है कि वो अपनी एलर्जी रिएक्शन हो तो किस तरह से उसको सेटल करेंगे। तो उसके इंजेक्शन भी अवेलेबल होते हैं, ओरल मेडिसिन भी अवेलेबल हैं। तो उसमें कोई ऐसी घबराने की, परेशानी की बात नहीं है। बिल्कुल आप डॉक्टर को या वहाँ के अमले को बता देंगे कि हमें एलर्जी है, ताकि वो उसके लिहाज से थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयरफुल जो है ना होकर आपको लगाएंगे। बिल्कुल सही। बिल्कुल सर, एक सवाल और हमारे पास ये भी आया है कि हम जो अभी कोविड-19 के वजह से वैक्सीनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके जो बूस्टर, एक तो हमने फर्स्ट डोज लगा ली, उसके बाद हमने सेकंड डोज इस्तेमाल कर ली, जो इसके जो बूस्टर्स होंगे जैसे दीगर वैक्सीन के भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो एनुअली बेसिस पर हमें जो है रिक्वायर्ड होंगे, और कितने अरसे तक हमें ये वैक्सीन जो है सेफ आउट करेगी कि हम इससे जो है इम्यून रहेंगे, और फिर उसके बाद हमें इसका जो है बूस्टर इस्तेमाल करना होगा। देखें, चूंकि ये वैक्सीन भी नए हैं, वायरस भी नया है, हमें अभी इतना वक्त गुजरा नहीं है कि हम ये कह सकें कि वैक्सीन से पैदाशुदा कुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी कितने अरसे लास्ट करेगी और कितने अरसे के बाद हमें बूस्टर डोज लगाने पड़ेंगे। ये हमें वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक की जो मोहतात अंदाज़ा है उसके तहत ये माना जाता है, साइंटिस्ट का ये मानना है कि
चूंकि इस वायरस में बहुत ज्यादा तेजी से तब्दीली नहीं आ रही जैसे कि फ्लू के वायरसेस में आती हैं, तो उम्मीद ये है कि 2 साल तो कम से कम इसकी इम्यूनिटी लास्ट करेगी। और वक्त हमें बताएगा कि कब उसकी इम्यूनिटी, चूंकि अब इम्यूनिटी को चेक करने के लिए न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज के हम टेस्ट करते रहेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि जब न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज का लेवल बहुत कम हो जाएगा तब हम बूस्टर डोज रिकमेंड करेंगे। लेकिन अभी इस बात का सही जवाब देने में हमें वक्त लगेगा और बहुत सारी रिसर्च जो है वो उसके लिए चाहिए, जो कि मुख्तलिफ कंपनीज जो कि वैक्सीन बना रही हैं उन्होंने ये रिसर्च कंटिन्यू रखी हुई है। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें 2 साल के बाद हम सही इस पोजीशन में होंगे कि हम इस बात का सही जवाब दे सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर आपकी, कि अभी तो हम इस बारे में क्या है सर, कोविड-19 के अभी हम किसी भी इफेक्ट के बारे में एक कोई हतमी राय कायम कर ही नहीं सकते, वो चाहे इसके साइन एंड सिम्टम्स के हवाले से हो, चाहे इसकी वैक्सीनेशन, क्योंकि ना अभी भी डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स पर हमें इसके डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, और फिर आफ्टर आफ्टर वैक्सीनेशन भी किसी को साइड इफेक्ट्स सामने आ रहे हैं, किसी को साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे हैं। तो इसमें तो आपकी बात बिल्कुल ये फैक्ट है कि अभी तो हम इसमें कोई भी एक हतमी राय जिसपे हम स्टैंप लगा लें कि भाई इसके इस वाले सिनेरियो के साथ ऐसे ही हो रहा है। सर हमारे पास एक है, हम जो हमें फेसबुक पे से हमें देख सुन रहे हैं, शाहान अख्तर साहब, उन्होंने हमसे पूछा है कि कैन साइनो बायो वैक्सीन, उसके बारे में अगर हम कोई उन्हें अपडेट दे सकें कि क्या है ये वैक्सीन और ये किस तरह सरफराज से हम साहब जो इस्तेमाल। है ना, सरफराज जाफरी साहब ने इसके ऊपर कुछ तहकीक की है। मेरा ख्याल है सर आप जवाब दे दें उसके ऊपर। सर इसमें ये है कि देखिए कैंसाइनो जो थी ये चाइना में लास्ट ईयर यानी अगस्त सितंबर में ही इन्होंने शुरू कर दिया था इसके ऊपर काम। और सबसे पहले इसके 3 फेसेस जो होते हैं हमारे ट्रायल्स के, तो पहले जो एनिमल्स के ऊपर ट्राई की गई, उसके बाद फिर लोगों पे किया गया, ह्यूमन बीइंग पे हुई, लेकिन उस पर भी ये तय हुआ कि नहीं मजीद इसको ट्रायल किया जाए ह्यूमन बींग्स के ऊपर, और मुख्तलिफ जितने भी इसके जो हर वैक्सीन के लिए ज़रूरी होते हैं सारे इफेक्ट्स देखने, वो बाकायदा उसके लिए बाकायदा एक प्रोटोकॉल बनाया गया, एक SOPs बनाए गए। उस SOPs के तहत, जिसके तहत कोई भी वैक्सीन तैयार की जाती है, WHO ने भी अप्रूव किए और हमारे पाकिस्तान में भी जो हमारे ट्रैप ने भी किया, तो उसमें ये पाकिस्तान जो है ट्रायल के अंदर, ऐसे ट्रायल तो बहुत जगह पे था प्रोग्राम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान को उन्होंने चूज किया कि पाकिस्तान में हम ये ट्रायल करें। पहले 10,000 साइज का इसका सैंपल था कि 10,000 लोगों पे टेस्ट किया जाएगा, लेकिन ट्रायल किया जाएगा, लेकिन उसके बाद में फिर इसको साइज बढ़ा के 18,000 पे ले आए और 18,000 तक फर्दर इसकी जो है ना एफिकेसी को जो है ना टेस्ट किया जा सके। तो इसमें हमने मुख्तलिफ जो लोग हैं एज ग्रुप के लिहाज से भी किया, हमने फीमेल में भी रखी है, इसमें हमने यंग यूथ को भी रखा, हमने 60+ वालों को भी रखा, ये तमाम। अच्छा फिर इसके अंदर कुछ लोगों को लाजमी चीज है, क्योंकि ये जो है रिकमेंड के तरीके से बनाई गई है, इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया, और ये वजह है कि और फिर फाइनली जब इसके रिजल्ट आए तो हमें 80% से ज़्यादा इसकी जो है ना एफिकेसी मिली है। और इसके ट्रायल इसके कुछ है और जगह भी हुए थे, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रायल्स में इसके बाद भी ट्रायल्स के बाद भी इसको कैनेडियन जो एक रिसर्च है फाइनल वो करने के लिए, वो वहाँ भी भेजा गया है, वहाँ से भी इसको अप्रूव किया गया है। तो इस तरह से ये वाइट हमारी वैक्सीन है कैंसिनो की जो पाकिस्तान में जिस पे ट्रायल में, बाकी वैक्सीन जो हमारे पास आ रही हैं वो अभी सिर्फ अपने एफिकेसी के लिहाज से या वो इमरजेंसी परमिशन के लिहाज से आ रही हैं, लेकिन कैंसिनो को बाकायदा तौर से पाकिस्तान में, और आप देखिए ट्रायल जो हुए वो जितने भी हमारे रिकगनाइज इदारे, आगा खान हुआ, इंडस है, इसी तरह शिफा है, और लाहौर में यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज है, वहाँ पे ये ट्रायल्स किए गए हैं और माहिरीन की निगरानी में ट्रायल्स हुए ये, और चाइनीज खुद इसको उन्होंने डायरेक्टली सारा का सारा जो है मॉनिटर भी किया है और ऑब्जर्व भी किया है और काम भी किया है। तो इस लिहाज से हम समझते हैं कि काफ़ी काबिल एतमाद है और ये सिंगल डोज भी है अपनी एफिकेसी। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि असल तमाम वैक्सीन के जो सही रिजल्ट हमें मिलेंगे वो 6 माह के बाद जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी
और जब हम उनको असेस करेंगे कि अब उनके अंदर क्या जो चेंजेस आ रही हैं, किस किस्म के कोई साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, तो तब उनकी 100% पता चलेगा भी क्या एफिकेसी है और क्या है। और जो आपने कहा जिस तरह बूस्टर डोज, बिल्कुल बूस्टर डोज का भी जो है ना वो ये इसी पे डिपेंड करती है कि 6 महीने साल के बाद क्या जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनको क्या किसी किस्म के सिम्टम्स उनमें हैं या एंटीबॉडीज उनकी इतनी स्ट्रांग है। मैंने जब चाइनीज से पूछा था कि जिनको वैक्सीन, जिनको एंटीबॉडीज आई हुई हैं, अगर उनको भी ये वैक्सीन लगा दी जाए तो उससे क्या, तो उन्होंने फिर मुझे कुछ अपने दिखाए कि भाई जिनको हमने लगाए थे उनकी एंटीबॉडीज मजीद स्ट्रेंथन हुई है, और अगर किसी को एंटीबॉडीज डेवलप हुई भी है वो भी वैक्सीन लगवा सकता है, उससे कोई नहीं है, बल्कि उनकी एंटीबॉडीज जो है मजीद स्ट्रेंथ हो सकती है और ज्यादा लंबे तक जो है इसको उनको वो बच सकते हैं बीमारी से जो है। थैंक यू सो मच सर। सर बस एक लास्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये आया हुआ है कि सर ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस लिहाज से कि ये सवाल जो है ना आजकल हम सब लोगों के जहन में है, जो लोग स्पेशली फर्स्ट एंड सेकंड डोज से गुजर चुके हैं, कि जो अगर किसी शख्स ने फर्स्ट एंड सेकंड डोज से लगवा लिए तो उसके बाद उसको लॉकडाउन को और एसओपीज को फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एसओपीज तो देखिए बिल्कुल सही आप कह रही हैं, इसका मतलब ये नहीं अगर मुझे वैक्सीन लग गई है या मेरे अंदर एंटीबॉडीज मौजूद हैं। एक बात तो सर डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो म्यूटेशन है इसकी वायरस की, ये चेंजेबल है, ये चेंजेबल है, ठीक है ना। जैसे कि आप देखिए अभी सेकंड जो आया है, अब जो थर्ड भी आ रही है, तो ये म्यूटेशंस की चेंजेबल है, तो हमें ये 100% तो हम नहीं कह सकते। लेकिन आप देखिए जैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बच्चों को मीजल्स की वैक्सीन लगी होती है लेकिन फिर भी मीजल्स हो जाती है उसको, तो ये चांसेस तो हर उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इस बारे में भी मैं यही कहूंगा कि ये कम अभी कुछ अच्छा लगेगा हमें इस पर काम करने के बाद फिर हम ये तय कर सकेंगे इस बात के ऊपर। सर डॉक्टर रफीक हनानी साहब, आप इस पर कुछ अगर रोशनी डालना चाहें तो। जी देखें, जो सवाल किया था रिपीट करेंगे जरा सा? सर सवाल ये था कि आफ्टर फर्स्ट डोज एंड सेकंड डोज हमें लॉकडाउन को और एसओपीज को फॉलो करना है कि नहीं करना? देखें, जहां तक एसओपीज जो है ना, इसमें मास्क का इस्तेमाल है। मैं ये समझता हूं कि मास्क के इस्तेमाल की वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो, हालांकि हम मास्क कोविड से बचने के लिए पहन रहे हैं, लेकिन बहुत सारी फ्लू की बीमारियां, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनियाज, उसमें कमी आई है मास्क के इस्तेमाल से। दूसरा ये है कि हमारे एनवायरनमेंट में डस्ट इतनी ज्यादा है, और मास्क के इस्तेमाल से ये फायदा हुआ है कि लोगों की लंग्स की हेल्थ जो है ना बहुत इम्प्रूव हुई है, क्योंकि वो डस्ट जो है वो जो आपके लंग्स को खराब करती है वो कम से कम जाती है। तीसरा कोविड का मसला है। एक तो ये है कि मास्क वैसे भी बहुत सारी कम्युनिटीज जो हैं उसमें मास्क लेवल पर इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों की सेहत बेहतर हुई है। तो रिकमेंडेशन तो हमारी यही है कि मास्क का इस्तेमाल वैसे भी जारी रखा जाए, लेकिन आजकल हम मास्क पहन रहे हैं ज्यादा खौफ से। तो खौफ की जरूरत नहीं है और खौफ की कैफियत कम हो जाएगी, लेकिन किस वक्त, जब हमारी कम्युनिटी में 70 से 75% वैक्सीनेशन हो जाएगी, लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, उस वक्त जो है वो मास्क की पाबंदियों में सख्ती की बजाय नरमी हम की कर सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ना नहीं चाहिए, एक अच्छी चीज है। दूसरा जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो डेफिनेटली, जब कम्युनिटी में इम्यूनिटी इतनी डेवलप हो जाएगी कि 70-75% लोग जो है ना वो इम्यून होंगे, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का भी डिस्टेंस कम कर सकते हैं। तो ये दो मेजर चीजें हैं, बाकी तो ट्रैवलिंग और ये सारे कारोबार नॉर्मल चल सकते हैं, और जो है वो दावतें भी नॉर्मल हो जाएंगी, रफ्ता रफ्ता चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अभी जो है, जब हम लोगों ने, जिस शख्स ने वैक्सीन लगवा लिया है, अगर वो समझ रहा है कि वो इम्यून हो गया है तो उसकी वजह से उसको बीमारी नहीं होगी, ये सोचना ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। इसके लिए कम्युनिटी में, पूरी कम्युनिटी में जब ये इतना ज़्यादा वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी,
तब हम ये सारी चीजें कर सकेंगे और हमारी लाइफ जो है वो बैक टू नॉर्मल आएगी। बेशक, बिल्कुल सही, आप सही फरमा रहे हैं। अभी एक जो डेवलपमेंट और भी हो रही है कि लोगों में एक खौफ था, बहुत सारे लोग वो चाह रहे थे कि भाई हमें कोई ऐसी कुछ हमें हो कि हर आदमी कहता है जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो शक फौरन करता है कि इसको कोरोना होगा। तो कुछ ऐसे कोई रैपिड टेस्ट भी अब मैंने सुना आ रहे हैं जो सलाइवा के हैं, और वो बिल्कुल इसी तरह से हैं जैसे कि हम यूसीजी अपना टेस्ट करते हैं। तो वो रैपिड टेस्ट की किट आ रही है क्योंकि सिर्फ सलाइवा आप खुद ही उसको लेके और टेस्ट कर सकता है, हर आदमी अपने घर में भी टेस्ट कर सकता है। और ये खासतौर से हमारे डॉक्टर्स में बड़ी एक थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि जो मरीज आते हैं खांसते हुए और ये होते हैं और रश लगा हुआ होता है, अब वो रश भी नहीं भगा सकते, लिहाजा वो क्या करें, किस तरह पता चलाएं कि यहाँ पे जो है ना कोई पेशेंट ये कोरोना का तो नहीं है और दूसरे तो नॉर्मल पेशेंट है। तो ये मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि सलाइवा और जो लेटेक्स की किट आ रही है सलाइवा से, जो तो आप क्या समझते हैं क्या इसके अंदर, ठीक है सेंसिटिविटी स्पेसिफिटी तो खैर बड़ी है, लेकिन वो भी उसमें सुना है कि 90% से ज़्यादा उसकी सेंसिटिविटी है। तो अगर हम ये कॉमनली अगर इसको अपने डॉक्टर्स अपने क्लिनिक्स पे या ऐसी जगह पर जहाँ पे वो सुना चीप भी है, कोई महंगी भी नहीं है, लेकिन क्या ये हमें मदद करेगी आगे चल के इस बीमारी के बचाव के अंदर, वो किट जो होगी, क्योंकि आपकी तो माशाल्लाह फील्ड ही यही है। तो पहले अगर हम वो रैपिड मेथड वाली किट पे सलाइवा से टेस्ट करके देखें और उसके बाद में अगर हम समझते हैं तो उसकी कंफर्मिटी पे टेस्ट पीसीआर वगैरह पे करवा दें, तो मैं आपसे जरा मशवरा लेना चाहता हूँ। हाँ देखें, ये जो सवाल है ना कि रैपिड टेस्ट ऐसे आए हैं जो कि एंटीजन बेस्ड टेस्ट हैं और जिसका कि रिजल्ट भी जो है वो 5, 10, 15 मिनट में 20 मिनट में आ सकता है। अनफॉर्चुनेटली ये टेस्ट जो है ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के एनवायरनमेंट के लिहाज से मुनासिब नहीं है, इसलिए कि हमारे यहाँ जो है वो जनरली एक तो लोगों में तालीम का फुकदान है, दूसरा ये है कि हम लोग बहुत ही ओवर क्राउडेड सोसाइटी में रहते हैं और उसको हम बुरा नहीं समझते और जो है वो वैसे बुरा है भी नहीं, लेकिन हम इतने ज़्यादा क्लोज एक दूसरे से रह रहे होते हैं कि इतनी क्लोजनेस की वजह से और ओवर क्राउडिंग की वजह से हमें इन्फेक्शन किस वक्त लग गया ये कहना मुश्किल होता है। दूसरा, सोशल डिस्टेंस हमारे यहाँ नहीं होता। जब आप एक क्लिनिक पर जाते हैं तो 50, 60, 70, 100 लोग जो है ना उस उधर हुजूम बना के खड़े होते हैं, ना हम क्यू बनाते हैं ना हम लाइन में ठहरते हैं। तो उस किस्म के एनवायरनमेंट में अगर हम इस किस्म के टेस्ट की बुनियाद पर ये फैसला करने की कोशिश करेंगे कि किसी शख्स को कोविड है या नहीं है, तो इस बात का कभी इम्कान है कि लोग जो है वो ज़्यादा केयरलेस हो जाएं और वो उस पूरे ग्रुप में 40-50 लोगों को इन्फेक्ट कर दें। तो इसलिए हम उसको रिकमेंड नहीं करते इस स्टेज पर। इस किस्म के टेस्ट जो है वो अगर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव वर्जन उसके आएंगे, डेफिनेटली आ जाएंगे, कुछ महीने लगेंगे उसमें, उस वक्त हम इस बात पे गौर कर सकते हैं कि इन रैपिड टेस्ट के ऊपर हम इतना एतबार करें कि उसके बाद लोगों को क्राउड में जाने दें या क्लिनिक पे जो है वो डॉक्टर्स उनका जो है ना वो सर्जरी से पहले भी करवाते हैं, वो करवाते हैं, तो उस टेस्ट के ऊपर गुजारा करें। अभी तक तो हम कह रहे हैं कि ये जो पीसीआर वाले टेस्ट हैं वही मुनासिब हैं और तमाम प्रिकॉशंस जो है ना वो जारी रखी जाएं। बिल्कुल सर, बस वही चीज है कि अभी तक तो अभी इसमें नई नई चीजें ऐसी आ रही हैं, टेस्टिंग के हवाले से भी, डायग्नोसिस के हवाले से भी, कि अभी इस पर जो है पूरी तरीके से जो है रिसर्च होना बाकी है। कि अभी तो डेली, जैसे कि आपने भी शुरू में कहा कि डेली हमारे पास इसमें एक नई रिसर्च आ रही होती, तो जो बात हमने आज कही है वो चाहे डायग्नोसिस के हवाले से हो, चाहे वैक्सीनेशन के हवाले से हो, कल को जो है वही बात जो है उसमें किसी किसी और तरीके से जो है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सामने आ जाती है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर सरफराज जाफरी साहब एंड प्रोफेसर डॉक्टर रफीक हनानी साहब कि आज आपने वैक्सीनेशन के हवाले से, जो हमारा टॉपिक था कोविड-19 की वैक्सीनेशन, व्हाट वी नीड टू नो, तो ये जो व्हाट वी नीड टू नो का एक वो है कि हमें क्या चीज जाननी चाहिए और किस तरीके से हमें कोविड-19 की वैक्सीनेशन को समझना है, क्योंकि अभी हम इसको जो है समझने के फेज में है
कि हमें ये लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए, किन लोगों को लगवानी है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और कौन सी वैक्सीन हमारे लिए अप्रोप्रिएट है कि वो हमारे लिए आगे जाकर बेनिफिशियल साबित हो। तो आप दोनों स्पीकर्स का बेहद शुक्रिया कि आप दोनों ने आज अपने इतना कीमती टाइम दिया, और लोगों के जहनों में जो जो सवालात थे उनको हमने आज जो है पूरा करने की कोशिश की है हमने खाली, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं, लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हम जो है इंशाल्लाह ताला आने वाले वीक में, किसी भी अपकमिंग वीक में दोबारा से ये जो है कोविड-19 की वैक्सीनेशन के हवाले से एक और हम जो है वेबिनार का इनकाद करेंगे, क्योंकि लोगों के जहनों में फिर और भी जो सवालात होंगे तो वो हम सब लोग आप लोगों के साथ जो है शेयर कर लेंगे। और जो लोग हमें हमारे फेसबुक पेज पर जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, जो लोग हमें वहां से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हाशमानी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के पेज से, उन लोगों का भी बेहद शुक्रिया कि उन्होंने हमें यहाँ पर आज ज्वाइन किया, और जो उनके भी जहनों में जो है कोविड-19 की वैक्सीनेशन के हवाले से जो है बातें थी, उनके जो ख्यालात थे, उन्होंने वो हमारे साथ शेयर किए हैं। इंशाल्लाह ताला हाशमानी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के पेज से हम मजीद जो है इसी तरह से मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से, डिफरेंट टाइप की वैक्सीनेशन के हवाले से आप लोग के पास प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे। हमें आप लोग अपने फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आप लोग हमारे हाशमानी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के फेसबुक पेज पर जो है हम पे जो है कमेंट्स कीजिए, और फीडबैक लाजमी हमें दें कि आपको कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आप लोग सुनना चाह रहे हैं, तो हम अपने एक्सपर्ट्स को इनवाइट करेंगे, ताकि फिर आप लोगों के जो है तमाम सवालात का हम लोग जवाब देंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। और हाशमानी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया था। सरफराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दिया इस मामले में। मैंने तो मुझे बड़ा आपसे सीखने का, बड़ी अच्छी चीजें आपने बताई और बड़ा अच्छा मौका मिला। मैं तो और यकीनी तौर से जो जो थोड़ी बहुत मेरी मालूमात थी वो मैंने शेयर की, और आदमी चीज़ें मैं तो फिर ये कहूँगा कि हमें आप हमारे लिए एक असासा हैं, और जो इन्फेक्शियस कंट्रोल डिजीज़ के अंदर जो रोल आप अदा कर रहे हैं, यकीनी तौर से मैं समझता हूँ कि अगर हम इसमें एक बहुत अच्छे एफर्ट करें तो वो दिन दूर नहीं है कि बहुत सारी हमारी कॉन्टेजियस डिजीज जो है वो ख़त्म। तो बड़ा अच्छा एक वो है आपका माशाल्लाह से। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे भी खुशी हुई कि मैं आपके साथ जो है शामिल गुफ्तगू रहा, और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ बेटा कि आपने हमें मौका दिया। इंशाअल्लाह ताला और भी जो है कभी भी आप हमें जो है हम हाजिर हैं, जब भी मौका जो यकीनी तौर से अब हम लोग जिस तरह बढ़ रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने जूनियर्स को, अपने सब लोगों को जितना भी ख़जाना हमारे पास इल्म का, हम दूसरे को जो है बांटें। तो बहुत बहुत मेहरबानी, और उम्मीद है कि काफ़ी लोगों ने इससे नाजरीन का सबसे ज्यादा शुक्रिया कि उन्होंने सब्र से हमारा जो है ना प्रोग्राम देखा। मेहरबानी बहुत, देखा भी और सुना भी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम कभी भी मौका दें। अल्लाह।